हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैं जो 6 to 8 का प्रैक्टिस सेट है, यूथ कंपटीशन का ये चल रहा है। और इसमें आज विज्ञान का करेंगे, साइंस वाला। ये 11th नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 10 जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैथ्स का भी मैं करा रहा हूँ। और पीआरटी का जो 2 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं इसमें, आपका एक है आपका रुक्मणी पब्लिकेशन और एक है आपका किरण वाला। ठीक है, दोनों डिमांडिंग आपके प्रैक्टिस सेट है। और इसका अगर 6 to 8 का अगर मिलेगा ना किरण का, तो वो भी करा देंगे। वैसे ये आपका जो है SCRT और NCERT बेस्ड है, तो इसमें क्वेश्चंस काफ़ी रिलेटिव है उसके। तो ये प्रैक्टिस सेट 11 है। यहाँ से 41 से देखते हैं। बाकी 40 वाले क्वेश्चन है जो मैथ्स के, वो अलग से करा देंगे। देखिएगा, विभवांतर को नापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, ये टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है। तो देखिएगा, आपको जो विभवांतर नापना होता है तो वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर का। अमीटर जो होता है आपका धारा नापा जाता है इससे। नेक्स्ट है, देखिएगा इसमें क्या है कि एक कूलम जो का होता है, धनात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है ना, वही आपका विभवांतर होता है। और इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। और नापते किससे? वोल्ट से, वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका उपकरण है। ठीक है, 42 देखें, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। ये उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ये आपका तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ऐसा इसमें होता है कि आप बंदूक की गोली चलाते हैं तो पीछे आपका झटका लगता है, या फिर जैसे भी जो भी आपके पीछे का लगे और आगे बल लगा रहे हैं, पीछे लग रहा है, तो क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, आपने दीवार पे एक पंच मारा तो आपके भी लगेगी उसमें चोट। तो ये आपका गति का नियम है। ठीक है, प्रत्येक जो वस्तु होती है ना, बराबर एवं विपरीत दिशा में आपसे आपके साथ प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रियाओं को एक वस्तु जितना बल दूसरे पे लगाती है उतना ही बल वो दूसरी उस पर लगाती है। तो ये आपका तृतीय नियम है। पहला नियम आपका जड़त्व का नियम था, दूसरा नियम आपका संवेग संरक्षण का नियम था, जिसमें F बराबर ma फार्मूला दिया था उन्होंने। ठीक है, ma। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। तो 43 वाला देखिएगा, इसमें क्या देखिए, थोड़ा सा इसमें देखिएगा, सोल्यूशन करना है। एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी? और इसमें जी का मान दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें आपका ये दिया गया, U इक्वल टू दिया गया ये 196 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक वेग है। ठीक है, अंतिम वेग इसमें V बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, V बराबर 0 अंतिम वेग। और आपका H की वैल्यू निकालनी, हाइट पूछी गई इसमें। ठीक है, और देखते हैं इसमें एक फार्मूला था V² इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा, V² इक्वल टू U² माइनस 2GH होता है। ठीक है, तो ये गति के सारे फार्मूलेस हैं। तो यहाँ पे V इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। U का स्क्वायर करने 196 का स्क्वायर करेंगे तो 196 का होल स्क्वायर अलग से कर लेंगे, माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू दी है 9.8 और इंटू एच। ठीक है, तो ये 2 इंटू 9.8 आपको इधर ले आना है, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 16 का 6 कैरी 1 19.5 एच इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे, जो भी आएगा ना वो उसका 195 का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, एच की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके एच की वैल्यू बता दे रहे हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 1960 मीटर। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऐसे लगेगा। तो थोड़ा हिंट दे दिया आपको, हिंट क्या पूरा बता ही दिया है। तो एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, सोल्यूशन दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो देखिएगा 44 का, तो ये थर्मिस्टर होता है। तो ये एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके परिवर्तित होने के साथ साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। ठीक है, उसके ताप जब उसका परिवर्तित होता है तो ये बहुत परिवर्तित होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोधों का मान ताप में परिवर्तन होने पर बहुत कम परिवर्तित होता है, जबकि थर्मिस्टर जो होता है ना, तो ये ताप बदलने पर इसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। और इसका प्रयोग क्या क्या होता है? तो देखिए, इसका धारा रोकने, ताप सूचक या सेल्फ रेजिस्टेटिंग, ओवर करेंट प्रोटेक्टर तथा इसमें स्वयं नियंत्रित हीटिंग एलिमेंट में बहुतायत होता है। ठीक है, देख सकते हैं 45 नंबर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होता ना, तो आप टेलीग्राम पे इसमें लिंक दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप वीडियो भी देखा कीजिए और उसके बाद में आप PDF में भी देखा कीजिए, तो इससे आपको ना डबल रिकॉल होता है।
और जितना आप एक वीडियो को 2 बार देखेंगे तभी रिकॉल होगा। ऐसा नहीं कि एक बार देखने से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसे तो आप हज़ारों वीडियो देखते हैं डेली या हफ्ते में, ठीक है, तो सब चीज़ याद नहीं रहती। तो मैं वैसे भी बताया मैंने, प्रैक्टिस सेट के खिलाफ है कि प्रैक्टिस सेट नहीं लगानी चाहिए आपको। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो 1-2 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, बाकी आप देख लीजिए इसमें क्वेश्चन, चलते हुए क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका मनोबल होगा ना वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और खासकर आपको जब पेपर होने वाले होते हैं ना, तो सभी लोग ये बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए, तो ये वैसे गलत है। प्रैक्टिस सेट उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, 15-20 दिन पहले लगा लीजिए तो ठीक है, 1-2 लगा लिए अच्छे है। बाकी कोई भी प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है जो आपके सिलेक्शन को दिला सके, ठीक है। आप डिमोटिवेट होंगे इसमें, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्न में से कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है? तो देखिएगा 45 का, तो देखिए गतिमान वस्तु का संवेग और द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। P बराबर mv² होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट है, सॉरी mv नहीं, mv² नहीं, mv होता है, ठीक है, और ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ऐसा ग्रेविटी वाला क्वेश्चन एक आया था थियरी में। तो देखिए उनके बीच की जो दूरी है ना वो कम हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो कणों के बीच की दूरी जो होती है उसमें आपकी 46 का बढ़ जाती है, इसके बीच गुरुत्वाकर्षण अगर कम हो जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने बोला इनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल का, जैसे दूरी जो है वो बढ़ गई है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो कम हो जाएगा। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो होता है, ब्रह्मांड में किसी भी 2 पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इनका होता है G m1 m2 अपॉन r² होता है ऐसे, ठीक है, r², सॉरी स्क्वायर यहाँ लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे ना, ये r² इधर जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे ना, जो भी होता है उन्होंने, दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो ये आपकी r जो है ना ये बढ़ेगी, तो आपका क्या हो जाएगा, और ये आपका व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये बढ़ेगा ये घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग जैसे आपकी प्रकाश होती है, ठीक है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो 47 का ये ध्वनि तरंगे नहीं, ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्घ्य होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अनुदैर्घ्य होती हैं। इसमें दास से धनुष दिख रहा है, इसमें भी दास से धनुष होता है, ठीक, ऐसे याद करिए ट्रिक बना के कुछ भी। अब देखिए ये जो आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है, इन्हें क्या होता है कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है, ऐसी चलेंगी। अब ये ध्वनि होती है, ये सभी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यानी कि आपका अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए इसका। तो आपका रेडियो तरंगें होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये सभी क्या अनुप्रस्थ तरंगें। नेक्स्ट है, देखते हैं, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली, इसमें दिए गए इसके द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो देखिए इनका जो होता है अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं, आपको पता होगी, एक श्रव्य तरंगें होती हैं, एक पराश्रव्य होती हैं, अपश्रव्य तरंगें होती हैं, 3 तरंगें होती हैं, ठीक है। जो अपश्रव्य तरंगें होती हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, और जो 20 से 20,000 के बीच की होती हैं, 20 से 20,000 यानी 20 के हर्ट्ज के बीच की होती हैं, वो हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन जो 20 के बाद की होती हैं, ऐसे जो बड़ी वाली होती हैं, ये हम नहीं सुन सकते, ये चमगादड़ होते हैं और आपके ब्लू वेल मछली होती है, ये सारे आपको सुनते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। और ये चमगादड़ इसी से आपका जो इनका शिकार होता है ना उसी को पता करते हैं। जब ये छोड़ते हैं ना वुड, अगर टकरा के वापस आ गई तो नहीं लगता कि वहाँ पे कोई शिकार है, ठीक है। 49 नंबर देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए, नया चैनल है, आप लोग बड़े चैनल्स को काफ़ी सपोर्ट देते हैं। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो 49 का देखिए, ये आपका होता है प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो कण होते हैं ना, प्रकाश के चारों दिशाओं में विस्तृत हो जाते हैं, और उससे आपका जो घटना होती है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जैसे प्रकीर्णन उदाहरण देखिए, जैसे होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देना है और बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देना है, तो ये सारे प्रकीर्णन के उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर होती है? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये होती है 746 वाट होती है, ठीक है, 746। और अगर किलोवाट में देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0.746, कोई दिक्कत नहीं, किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी दिया हो इसमें से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप यूनिट देखिए कौन सी है। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है। जो द्रव्यमान होता है ना तो उत्सर्जित होता है ना ही इसे विघटित कर सकते हैं, तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है,
देखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, और देखिए ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, ये आपके किसने दिया था, तो एंटोनियो लेवेजियर थे, ठीक है। और द्रव्यमान के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का जो द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ लिखे होते उत्पाद, यहाँ होते हैं लास्ट में जो बचे हुए थे, ठीक है। तो इनके जो द्रव्यमान होते हैं वो बराबर होते हैं। आप जैसे संतुलित करते हैं ना अभिक्रिया को, तो बराबर होनी चाहिए उसके द्रव्यमान। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने दी थी, तो आपका जे थॉमसन, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उस पर द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg होता है। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान ये m इक्वल टू। और अगर पूछा जाएगा इसका आवेश क्या होता है, q बराबर, तो q बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे। और न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होती है, तो 53 का देखिए 4 होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या 4 होती है। ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं जैसे पेंसिल बनाने में होता है, और मशीनों में स्नैक के रूप में होता है। और जो न्यूक्लियर पावर्स होते हैं ना रिएक्टर्स में, तो उसमें मंदक के रूप में होता है। ये क्वेश्चन आपका TRE 3 में आया हुआ था। D2O बोलते हैं इसे, D2O एक होता है, वो भी मंदक के रूप में होता है, और ग्रेफाइट भी मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, तो नहीं पूछा गया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो नहीं पे राउंड कर लिया कीजिए। देखिए 54 का हो जाएगा आपका सी वाला, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये आपका क्षार का नहीं, ये किसका है, अम्ल का है। बाकी वे लाल लिटमस को नीला करते हैं, ये सही है। वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। जब न्यूट्रल हो जाएगा तो आपका लवण बन जाता है, जैसे NaCl हो जाएगा। और इनका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है, ये सही है। और इनका जो pH होता है 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, ठीक है। और आपका जो अम्ल का होता है, एसिड का होता है, वो होता है आपका 1 to लेके 7 तक, 1 से 7 तक। और 7 आपका ये होता है, ये भी न्यूट्रल होता है। देख सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती जो अधातु कौन सी है, तो 55 का देखिएगा, ये आपकी हाइड्रोजन है, इसीलिए इसे अलग से स्थान दिया गया लास्ट में, यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, इसे अलग से दिया गया। तो ये आपकी एल्कली ये धातु है, इकलौती है। देखिए 54 का 55 है ना, तो इसमें क्या होता है, इसकी परमाणु संख्या तो पता है आपको, 1 होती है इसकी हाइड्रोजन। और इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1, 1s2 और 1s3, ठीक है। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। देख सकते हैं विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कौन सी भरी होती है, तो आपको पता होगा ये नाइट्रोजन भरी होती है, ठीक है। ये हल्की होती है इसीलिए, तो ये नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है। और इसकी खोज जो नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेफिन क्या है, तो ग्रेफिन आपको पता होगा, ये आपकी कार्बन का अपूर्ण रूप होता है। एक होता है आपका ग्रेफिन, एक होता है आपका ये जो ग्रेफाइड होता है, ठीक है। और एक होता है आपका डायमंड। तो ये कार्बन के अपूर्ण रूप है, 3 है, ठीक है। एक फ्लोरीन होता है, ठीक है, एक फ्लोरीन होता है, एक ग्रेफिन होता है, एक डायमंड होता है, और एक ये आपका कार्बन वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग से जल जाती है, तो आपको ये पता होगा सोडियम पोटेशियम, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मिट्टी के तेल में इसे डुबो कर रखते हैं, ठीक है। और ये आपके काफ़ी मुलायम होती हैं, इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी जो होती है गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि, तो 59 का देखिएगा, इसमें ऐसा होता है, ये जो चांदी होती है ना, वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है, तो इससे क्या होती है, चांदी काली पड़ जाती है, ठीक है। और जैसे एक इसका वो दे रहा है आपको, रिएक्शन देख लीजिए Ag, और इसमें अगर करेंगे H2O, ठीक है। और इसमें जो होती है O2, ये मिलाएंगे ना, तो ये आपकी बनेगी जाके 2Ag 2S, ठीक है। और बाकी क्या बचेगा, तो H2O बचेगा। अभी ये देखिए संतुलित नहीं है, आप संतुलित कर लीजिए, मैंने बता दिया आपका, ये बनेगा सिल्वर सल्फाइड बनता है इसका। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है, तो लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। 60 का A, HCOOH होता है, COOH, ठीक है। और जिसे मैथोनिक एसिड भी बोलते हैं इसे। और इसमें क्या होता है, ये जैसे लाल चींटियों में होता है, शहद की मधुमक्खी में होता है, बिच्छू में भी होता है, और जो बर का वो डंक होता है उसमें भी होता है। और इनको को काटने पर, डंक मारने पर थोड़ा सा फॉर्मिक अम्ल शरीर में हो जाता है, तो इसे कम करने के लिए क्या करते हैं कि जो खाने वाला सोडा होता है ना, तो उसका लेपन करते हैं इसमें। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो 61 का देखिए कौन सा एंजाइम है,
जो पाचित करता है आपको, तो ये आपका ये हो जाएगा पेप्सिन। वैसे आपका HCl भी आपके पेट में होता है, लेकिन एंजाइम पूछा है तो पेप्सिन होता है। तो ये क्या करता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को आपके पेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपकी जो आमाशय होती है वो 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। और इसके आमाशय के भीतर एक वो होती है विलाई टाइप की जो रचनाएं होती हैं, वो आपके पाचन में मदद करती हैं। ये एक क्वेश्चन आया था TRE में, विलाई जैसी होती हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव में इनमें से किसे नहीं पचा सकता। मानव जो होता है किसे नहीं पचा सकता, तो देखिएगा मानव जो होता है ना, वो सेलुलोज को नहीं पचा सकता। सेलुलोज वही पचा पाएंगे जिसकी जो आहार नाल होती है वो सबसे छोटी होती है। तो आहार नाल सबसे छोटी होती है आपकी जैसे सॉरी आहार नाल जिसकी बड़ी होगी, जैसे आपकी खरगोश की हो गई तो सबसे बड़ी होती है। और जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, उनकी आहार नाल होती है वो छोटी होती है, जैसे शेर की आहार नाल छोटी होगी है, ठीक है। और ये आपके मनुष्य तो नहीं पचा सकते सेलुलोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और 63 का है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो 63 का हो जाएगा बी वाला, तो WBC होता है, ठीक है। वाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं और ये क्या करती हैं, ये लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में, लिम्फाइड में, प्लीहा में उत्पन्न होती है, ठीक है। प्लीहा होता है स्प्लीन, ठीक है। और श्वेत रक्त कणिकाओं का ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। इनका जो जीवन काल होता है ना, ये होता है 12 से 20 दिन का, ठीक है। देख सकते हैं। और ये क्या होती है, रंगीन होती है, इसमें कोई वर्णक नहीं होता है। देख सकते हैं। निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय में होका जाता है। तो ये आपका डबल जो होता है, तो ये आपका होता है डी। देखिए स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप। स्तनधारी में 4 कोष्ठी होता है और पक्षी और सरीसृप में आपका 3 कोष्ठी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक चक्र के दौरान हृदय 2 बार देता है। एक तंत्र जिसमें रक्त एक पूर्ण चक्र में हृदय के एक हृदय से माध्यम में 2 बार प्रसारित होता है, तो दोहरा परिसंचन इसे बोलते हैं, दोहरा परिसंचन तंत्र बोलते हैं। और इसमें नेक्स्ट है 65 नंबर, रक्त में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा पदार्थ है शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो 65 को देखिए, आपका ये रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं, RBCs। तो ये आपका क्या करती हैं, ऑक्सीजन के परिवहन करती हैं, ठीक है। और इसमें RBCs जो होती हैं 120 दिन का इनका वो होता है काल, ठीक है। 120 दिन ये रहती हैं जीवित। और ये क्या करती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को रुधिर से आपका ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए मानवों में उत्सर्जन के सही अनुक्रम को पहचान करना है। तो ये TRE का क्वेश्चन है, TRE ये 2.0 में आया था शायद, ठीक है। तो क्या होता है, पहले वृक्क होता है, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर आता है मूत्रवाहिनी, ठीक है। तो ये आपका TRE का है। तो उन्होंने क्वेश्चन वो भी इसमें अपलोड किए हैं, सॉरी इसमें दिए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में ताप नियमन या थर्मो रेगुलेशंस को कौन नियंत्रित करता है। तो 67 का देखना है आपको। ये आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये आपकी ग्रंथि कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में। और ये ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव का नियंत्रण करती है, ठीक है। और ये से क्या होता है, भूख, प्यास, गुस्सा, खुशी, ठीक है, ऐसी क्रियाएं इसमें नियंत्रित होती हैं। तो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। तो थायराइड ग्रंथि के लिए क्या चाहिए, आपका आयोडीन चाहिए। उसकी कमी से क्या हो जाता है, थायराइड हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये आपका प्रतिदिन जो होता है ना, 100 से आपका 150 माइक्रोग्राम बोला है, माइक्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोग्राम चाहिए आपका जो आयोडीन होता है। और आयोडीन की जो कमी से क्या होता है, घेंगर, ग्वाइटर बोलते हैं इसे। और इससे क्या होता है, आपका शरीर के विकास में रुकावट होती है, विकलांगता होती है, मंद बुद्धि हो जाती है, बौनापन और भेंगापन जैसा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से 69 देखिएगा। तो 69 का ये आपका देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, युवावस्था में लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति को बदलाव दिखाता है टेस्टोस्टेरोन। और ये आपका जो एस्ट्रोजन होता है, ये महिलाओं में होता है, ठीक है। और एड्रेनालिन ये तो होता है, ये प्रोलैक्टिन ये भी आपकी महिलाओं में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। और ये पुरुषों के अंडकोश जो होता है उसमें होता है, और एड्रेनल ग्लैंड में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का जो उच्च स्तर होता है, तो ये आपकी जो मांसपेशियाँ, भार, बलों में वृद्धि, उत्तेजक और प्रतिस्पर्धी व्यवहार में संबंधित होता है। और जैसे यौन रोग से जो होते हैं, यौन क्रियाएं वगैरह, ये युवावस्था के समय पुरुषों में दिखाई देता है।
और इसका जो टेस्टोस्टेरोन का स्तर होता है 40 वर्ष की आयु में शिखर पर होता है और इसके धीरे धीरे घटता जाता है। देख सकते हैं 70 नंबर, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में है तो आपके एक याद होगा आपका B, C ये जल वाला होता है। और आपका देखिए वसा वाला जो होता है वसा, तो आपका होता है एडेक, ADEK। इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा मतलब याद रखिएगा और ये पूछ सकता है। तो एडेक होता है आपका वसा वाला, जल में होता है BC, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये आपकी फंक ने विटामिन की खोज की थी, फंक नाम था इनका। नेक्स्ट है 71 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो 71 का देखिएगा, तो ये होता है आपका 71 का एंटीबायोटिक। तो मानिए के जीवाणु, जैसे आप कभी बीमार होते हैं ना, तो जैसे आप हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, ठीक है। कोई भी बीमारी होगी उसके बाद आपकी दवा स्टार्ट की जाती है। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है? मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है और ये जीवाणु को मार डालता है और उसके विकास को रोक देता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक पता होगा, ये सूक्ष्म जीवों को रोकता है, जैसे आपके चोट लग गई कुछ भी, एंटीसेप्टिक्स क्रीम्स होती हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, किसका उदाहरण है? तो हीमोफीलिया आपका देखिए 72 का, ये आनुवांशिक रोग होता है, हेरिडिटी जो आपकी होती है। तो ये शरीर में बाहर आता है, जो होता है रक्त जैसे निकलने लगता है, तो ये बंद नहीं होता है, तो ये हीमोफीलिया होता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिक नामक पदार्थ की कमी से होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून को शीघ्र धक्का कर देने की क्षमता होती है और खून में इसके ना होने से खून बहना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है 73 का देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, कोशिका को पावर हाउस बोलते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इकाई होती है ना, ATP होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। और कोशिका का श्वसन स्थल भी बोलते हैं इसे। और जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव या पादपों में, जंतुओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया था। केवल आपको जीवाणु और नील हरित शैवाल जो होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है BGA, तो इसमें नहीं होता, आपका जीवाणु नहीं होता है। देख सकते हैं हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो देखिएगा ये आपके होते हैं पुनर्जनन, जो रीजनरेशन होता है इनका, तो पुनर्जनन से आपके ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए इनके क्या होते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, अनेक टुकड़े वृद्धि करके एक नए जीव में विकसित होते हैं। जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया, ये क्या होते हैं, सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव बन जाता है। तो इसे पुनरुद्भवन बोलते हैं या पुनर्जनन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 75, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है? तो ये आपका 75 हो जाएगा, ये हमिंग बर्ड होती है, ठीक है। ये पीछे की तरफ उड़ सकती है और ये बाल और सॉकेट जोड़ होते हैं इसमें, और इन्हें पंखों को सभी दिशाओं में 180 डिग्री घुमा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके एंटोमोपैथोजोनिक, ठीक है। तो ये आपके एंटोमोपैथोजोनिक होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा पौधा अनावर्त बीजियों से संबंधित है, यानी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं? तो 77 ये देखिए देवदार होते हैं, ठीक है। तो अनावर्त बीजी जो होते हैं, जो पादपों में बीज के बने होते हैं, और एक जिम्नोस्पर्म होता है और एक होता है आवर्त बीजी, ठीक है। तो उसमें आप बीज नहीं होते, लेकिन बीज फलबंदी में बंद नहीं होते। इसमें क्या होता है, टहनियाँ शाखाएँ जो होती हैं खुली होती हैं, ठीक है, अवस्था में। इसके उदाहरण जैसे कोणदारी वन हो गया और चिड़ वन हो गया, फर हो गया, देवदार हो गया, सप्रूत हो गया, ठीक है। देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। तो ये देखिए 78 का है, ये आपका है ये पलास बोलते हैं इसे, तो इसको ब्यूटिया मोनोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इनके सभी के ये वैज्ञानिक नाम बताए हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं एक पुष्प के प्रजनन अंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो 79 का देखिएगा, ये आपका होता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है। तो पुंकेसर के आपके देखिएगा, इसमें जैसे नर और मादा जिसमें दोनों होते हैं, तो वो पादप जैसे आपके होते हैं पुष्प द्विलिंगी होते हैं, और किसी में केवल पुंकेसर होता है, किसी में केवल स्त्रीकेसर होता है, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो ये आपका होता है श्वसन के दौरान होता है, ठीक है। आप सांस लेते हैं तो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसे आपके पेड़ पौधे लेते हैं और वो ऑक्सीजन इसका जनरेट करते हैं और फिर वो छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए, और 40 जो आपके मैथ्स के हैं वो अलग से करा देंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, PRT की भी मिल जाएंगी और जूनियर का भी मिल जाएगा, ठीक है। GS का सेक्शन मैंने पूरा करा दिया 40 नंबर का, ठीक है। वो कहाँ से आते हैं, घटना चक्र का पूरा
पूर्वावलोकन करा दिया है और भी बिहार स्पेशल करा दिया है, तो एक बार जरूर देखिएगा।